ओके, तो स्वागत है बच्चों आपका। बहुत दिन से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी लेक्चर आ जाए, तो यहाँ मैं हूँ आपके साथ। पिछली बार मैंने कुछ सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए इंटेलिजेंस रीजनिंग का सेक्शन पढ़ाया था, बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम टीचिंग केमिस्ट्री फॉर यू गाइज। ओके, तो बेसिकली ये समझो कि एक तरह से इंट्रोडक्शन लेक्चर है ना। ऐसे मत समझ लेना फेस वैल्यू पे कि पूरा सिलेबस मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। नहीं, सिलेबस का ऐसा ऑर्डर भी नहीं है, सिलेबस का ऑर्डर चेंज्ड है। लेकिन अगर केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू करें तो सबसे पहला और सबसे उम्दा जो लगता है जिसकी पढ़ाई होती है वो होती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। एंड बिलीव मी, चाहे आप 8वीं क्लास में हो, 9वीं क्लास में हो, 10वीं क्लास में हो और फिर 11th में जाओ, 12th में जाओ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर समथिंग दैट यू विल ऑलवेज मीट। तो इसी के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है और ये क्लास 9th के लिए भी इक्वली ट्रू है, 10th के लिए भी ट्रू है। और जब हम सिस्टमेटिक आएंगे लेक्चर्स को उस तरीके से डिजाइन करते हुए तो वो मॉड्यूल वाइज होगा, चैप्टर वाइज होगा। ओके, बट फॉर द टाइम बीइंग दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन लेक्चर एंड दिस विल एटलीस्ट इंट्रोड्यूस यू व्हाई वी नीड टू स्टडी केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Now, केमिस्ट्री है क्या? व्हाट इज केमिस्ट्री? एज आवर हैबिट गोज, आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, सबके हाथ में एक स्मार्टफोन होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका एक अकाउंट होता है पबजी में और फ्री फायर में और आप खेलते रहते हो दोस्तों के साथ। उसमें से थोड़ा सा समय निकालना, थोड़ा सा है ना, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अलावा, और गूगल करना। आजकल एक ओपन एआई सॉफ्टवेयर है चैट जीपीटी, वहाँ कर सकते हो, पूछो व्हाट इज केमिस्ट्री। कोई भी प्लेटफॉर्म पे जब तुम्हें सवाल पूछते हो तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्स आता है वो जनरली होता है स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, इसकी स्टडी होती है। दूसरा, इसमें अटैच्ड होता है एक क्लॉज, वो कहता है कि प्रॉपर्टी की भी स्टडी हम लोग करते हैं। ठीक है। तीसरा, ये भी है लिखा हुआ, मिलता है तुम्हें कि हाउ दीज चेंज मुझे ये सबसे अच्छा लगता है, मुझे ये क्लॉथ सबसे अच्छा लगता है। अगर मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन में देखा होगा, मेरा क्रीडेंशियल मैं आईआईटी मद्रास से हूँ, तो मैंने बेसिकली फिलोसफी ऑफ केमिस्ट्री को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है। मैंने बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स पढ़े हैं, लिखे भी हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ बहुत दिनों से। मुझे सबसे अच्छा जो डेफिनेशन लगता है वो ये लगता है, चेंज। इस पर हम लोग बात करेंगे और मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज। अरे बोले भाई क्यों ऐसा बोल रहे हो आप, केमिस्ट्री स्टडी ऑफ चेंज? आज तक तो ये डेफिनेशन कहीं कोई बोलता नहीं है। ओके, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हर कुछ जो आसपास में तुम देखते हो, एक समय के बाद जब तुम विज्ञान के स्टूडेंट होते हो तो उसको कैटेगराइज करना, उसको डिफ्रेंशिएट करना सीखते हो, और मैं उसको कहता हूं नेचुरल साइंस। ओके, नेचुरल साइंस एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। उसके अंदर कौन कौन से फील्ड ऑफ स्टडीज आते हैं? बेसिकली केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, कभी कभी जियोलॉजी को भी रखते हैं, बट मेनली आई विल कीप केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो नेचुरल साइंसेस में जब हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हैं तो हम लोग कोई भी चीज़ की प्रॉपर्टी की जब स्टडी की बात करते हैं तो दो चीज़ महत्वपूर्ण होता है। वो कौन से दो चीज़ होते हैं? जी हाँ, आप लोग में से कुछ लोगों ने सही से ही बोला है। अगर आप मेरे साथ हो, सेम फ्रीक्वेंसी पर हो,
तो हम लोग कहते हैं कि पहला उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बताओ। दूसरा हम इंटरेस्टेड होते हैं उसके केमिकल प्रॉपर्टी में, और इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी होगी, अगर मैं कहूं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, तो मोर और लेस मैं यही कहूंगा कि वो फिजिकल प्रॉपर्टी का ही एक्स्ट्रापोलेशन है, मतलब उसको हम लोग बढ़ा के देख रहे हैं। तो दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। कोई भी चीज का, मान के चलो तुम्हारे पास एक नया मटेरियल आया, वो थोड़ा सा गम जैसा था, थोड़ा सा गुई था, स्मूथ था, अगर तुम उसको प्रेस कर रहे थे तो तुम्हारा हाथ उसके अंदर चला जा रहा था, फिर वो वापस फेंक रहा था। एक नया मटेरियल डेवलप हो गया, तो हम अब उसको लेबोरेटरी में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो एनालिसिस होता है वो दो होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। हम जानना चाहते हैं कि डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में, जैसे मान के चलो कि मैंने एक नया मटेरियल लिया और उसे बाहर में ला दिया, कोई काम उसका एप्लीकेशन है, मान के चलो कि सोलर रूफ पैनल, एक नया मटेरियल बना जो कि इलेक्ट्रॉन्स को सनलाइट से पड़ने पे ट्रांसमिट कर रहा था, तो वो कंडक्टिविटी शो करता है। लेकिन जैसे ही पानी पड़ता है मान के चलो, तो वो डैमेज हो जाता है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को स्टडी नहीं करते हो और उसको इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका नुकसान होता है। इसी के लिए जरूरी होता है कि हर मटेरियल का कैरेक्टराइजेशन उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर की जाए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया। तो जो ये प्रॉपर्टी है स्टडी, उसको सॉरी हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी देख सकते हो कि जो नेचुरल साइंसेस में आसपास में चेंजेस होती हैं, परिवर्तन होता है, वो दो तरीके से तुम देख सकते हो, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। ओके, तो इसको हम लोग लिखते हैं। तो अगर चेंज की बात करोगे तो चेंज फिजिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास में तो हम लोग केमिकल चेंज ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन समझदारी ये जानने में भी है कि कौन सा चेंज केमिकल है और कौन सा चेंज फिजिकल है। क्या तुम बता सकते हो कि आसपास में हो रहे चेंजेस में कौन सा चेंज केमिकल है, कौन सा फिजिकल है? जब हम चेंजेस की बात कर रहे हैं सॉरी, तो एक चीज समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि चेंज, परिवर्तन एक स्टेट से दूसरे स्टेट, लेट्स कॉल स्टेट ए एंड स्टेट बी के बीच में अगर होता है, तो स्टेट ए की जो अपीयरेंस है और बी की अपीयरेंस से कंप्लीटली डिफरेंट होती है। ठीक है, ये बात तो तय है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फिजिकल चेंज का। एक फिजिकल चेंज जो सबसे अच्छा उदाहरण है, तुम्हारे घर में तुम केतली में पानी गर्म करते हो, वो पानी थोड़ी देर के बाद भाप बनने लगता है। ठीक है, लेट मी राइट इट। लिक्विड वाटर जो है वह चेंज हो रहा है गैस में, दैट इज वाटर वेपर बेसिकली। यह एक फिजिकल चेंज है, ये केमिकल चेंज नहीं है। ठीक है, ये जानना हमें जरूरी है, क्योंकि पानी जो है एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में चेंज कर रहा है। अदर वे राउंड कह सकते हो, उसी लिक्विड को तुम फ्रीज में जब डाल देते हो बर्फ बनाने के लिए, तो सॉलिड बन जाता है, आइस। ये भी फिजिकल चेंज है। ठीक है, फिजिकल चेंज के बारे में बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंज के बारे में। तुम
आश्चर्यचकित हो गए जान के कि जो आसपास में चीज़ें देखते थे और उसको दरकिनार करते थे, उसके बारे में कभी ज़्यादा डेप्थ में सोचे नहीं, उसको बेसिकली फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लिया, करे होता है तो होता है ना? नहीं, लेकिन जब उसकी तहकीकात तुम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हो तो तुम्हें मालूम चलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ है। जैसे मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ और उसके बाद हम लोग केमिकल चेंज के बारे में बात करेंगे कि आग गर्म क्यों होता है। सबसे सिंपल सवाल है। बोलोगे अरे सर ये तो मतलब काफ़ी आसान है, आग होता है इसलिए गर्म होता है, क्योंकि आग है तो आग तो गर्म होगी, उसकी प्रॉपर्टी है। तो भाई क्यों है? प्रॉपर्टी आया ना, प्रॉपर्टी आया ना, इसमें प्रॉपर्टी भी आएगा, इसमें चेंज भी आएगा, ठीक है? इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम पोज करते हैं अपने आप से वो ये है कि why is fire hot? आग गर्म क्यों होता है? आग बनता कैसे है? तो सबसे पहला सवाल इससे रिलेटेड हम ये पूछेंगे, हाउ इज फायर स्टार्टेड? आग शुरू कैसे होता है, इसके साथ हम लोग बात करते हैं ना। तो तुम्हें मालूम है कि दिस इज समथिंग कॉल्ड बर्निंग। ओके, यू टेक वुड, लकड़ी लेते हो, यू टेक कोल, हाँ, यू टेक एनी फ्यूल, लेट्स से आई डोंट नो केरोसिन, और तुम इनको जब बर्न करते हो, लेट्स कॉल बर्निंग, तो फायर बनता है। और कुछ रेजिड्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि एसेस हैं और कुछ रेजिड्यूज होते हैं, ठीक है? ये रिएक्शन होता है कि अब देखो कुछ चेंज हो रहा है। अभी ठंडी का मौसम, विंटर हैज कम ऑलरेडी, तो लकड़ी इकट्ठा करते होगे, जलाते होगे, जो गाँव में रहते होगे। कुछ लोग शहर में भी ऐसा करते हैं, शौक की बात है, वरना शहर में आजकल हीटर का फैशन हो गया है, तो उसमें बेसिकली तुम एक फिलामेंट को लाल होता हुआ देखते हो, फिर भी वो एक चेंज है। एक फिलामेंट जो कि मेटेलिक लस्टर वाले कलर का था, अब तुम इलेक्ट्रिसिटी के स्विच को ऑन करते हो तो कुछ देर के बाद वो लाल हो जाता है और आसपास में एयर जो है गर्म होने लगता है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, तीन प्रोसेस। रेडिएशन, रेडिएशन ऑफ हीट, ठीक है? यहाँ का मॉलिक्यूल गर्म हुआ, इन द टर्न बगल के मॉलिक्यूल गर्म करेगा, विच इन टर्न बगल के मॉलिक्यूल गर्म करेगा, और इस तरह से पूरा रूम गर्म हो जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है? तो हम लोगों ने लकड़ी लिया या कोयला लिया या फिर केरोसिन लिया और उसको उसमें आग लगाया तो हमें फायर मिला और कुछ रेजिड्यूज मिला। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। वेल, नाउ वी आर रीचिंग समवेयर, हम लोग कुछ नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। इसी के लिए मैं इसको केमिकल चेंजेस के अंदर में डाला हूं। अब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। इसमें है ना कि पुराने जो बॉन्ड्स हैं, वुड है, कोल है, केरोसिन है, ये कुछ सेल्यूलोज है, कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं, है ना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होंगे, हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा। ये पुराने बॉन्ड जब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसके बॉन्ड ब्रेक करते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है बहुत ही हाई अमाउंट में, और वही एनर्जी रिलीज जो होता है इसके हॉट होने का कारण बनता है। तो
तो आंसर जो होगा वो ये होगा कि ऑफ कोर्स देयर इज अ केमिकल चेंज, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन हैपनिंग एंड इन दैट रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स आर बीइंग ब्रोकन, पुराने बंधन टूट रहे हैं, रासायनिक बंधन, पुराने केमिकल बॉन्ड टूट रहे हैं, नए केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं और उस प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, इसलिए आग गर्म होता है। एक एग्जांपल भाई। दूसरा एग्जांपल, अब हम केमिकल चेंज का ही बात करेंगे, फिजिकल चेंज का बात नहीं करेंगे। दूसरा एग्जांपल जो सबसे सुंदर एग्जांपल है, जाओ अपने रसोई घर में मम्मी का कभी मदद करो। मैंने यहां पे लिखा है, और चूंकि हम लोग सिर्फ मोस्टली सीबीएसई के और आईसीएसई बैच के बच्चों का नीड कैटर कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जो भी चीज़ें लिखूंगा वो इंग्लिश में लिखूंगा। हाँ ठीक है, मैं एक्सप्लेन इंग्लिश में करूंगा तो हो सकता है तुम्हें डिफिकल्टी हो, इसलिए मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और इंग्लिश में भी मैं बोलूंगा, ताकि तुम्हारी ये हैबिट ना तुम्हें डेवलप करनी हो समय के साथ कि हाँ भाई ये तो इनएविटेबल चीज़ है, आएगा ही। क्योंकि फर्दर अगर तुम साइंस में करियर परसू करना चाहते हो, मतलब फॉलो करना चाहते हो इंडिया में, तो तुम्हें इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, और अच्छी अंग्रेजी होगी तो अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे। इसलिए लेट्स फेस द फैक्ट कि इनएविटेबल है अंग्रेजी जानना, ठीक है। मैं जितना हद तक होगा कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने का। हिंदी में लिखूंगा नहीं, मोस्टली हिंदी में लिखना बहुत पॉसिबल नहीं है। सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों को अंग्रेजी में उत्तर लिखना होता है, तो दे हैव टू लर्न इट, ओके, सीखना है। जहाँ जरूरत होगा वहाँ पे हो सकता है मैं लिखूंगा, बट हो सकता है तुम डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो सकती है। मैं यहाँ पर लिखा हूँ कर्डिंग ऑफ मिल्क। दिमाग का दही मत करो सर, बहुत अंग्रेजी बोलते हो भाई तुम यार। तो दही बनने की प्रक्रिया है ना, केमिकल रिएक्शन है भाई। कभी सोचा नहीं था इस तरीके से। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो लैक्टोज में होता है, मिल्क में होता है, और उसको ऑफ कोर्स इरिवर्सिबल चेंज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसा रेंचो ने टूथपेस्ट से निकाल दिया टूथपेस्ट और बोला ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता यार, हम लोग करेंगे ना, मेहनत करेंगे, टॉप आके दिखाएंगे, तो बोलता वापस करके दिखा। तो दूसरा चीज ये कर सकता था, किचन में होता ना उस समय, तो बाथरूम में था तो टूथपेस्ट निकाल के फेंक दिया। किचन में होता तो दही का डब्बा लेता, उसके मुंह पर डालता, दूध बना के दिखा इसको वापस। तो इन सारे चेंजेस को जिसको वापस नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हो? इरिवर्सिबल चेंजेस। कहने का मतलब है कि एक लिक्विड मिल्क ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड दही में बदल जाता है, कर्ड में बदल जाता है, दैट्स कॉल्ड कर्डिंग, दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक उदाहरण और दूंगा, बहुत अच्छा किचन से ही दूंगा, बड़ा मजा आता है मुझे किचन का उदाहरण देने में। क्योंकि क्या है ना कि मम्मी कभी गुस्सा हो ना तो ये सारे एग्जाम्पल डाल रहे, मुझे पता है, मुझे केमिस्ट्री होता है, बहुत तुम बहुत मेहनत कर रही हो, यू आर डूइंग वेरी गुड, लेट मी हेल्प यू। सब्जी काटने में उसका मदद कर देना, बात बन जाएगी, पॉकेट मनी ज़्यादा भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बॉइलिंग ऑफ एग। वेल, यहां पे मैं थोड़ा सा टेक्निकल होऊंगा, बेयर विथ मी। सत्य के अभ्यस्त अगर होते हो तुम तो उसमें जोखिम है थोड़ा सा, बहुत रिस्क है, लेकिन मजा आएगा बाद में। इसमें क्या होता है, अगर तुम एग को देखो, एक वाइट सेल होता है इस तरीके का, ओके एग्जैक्टली तो ये नहीं बना है, बट लेट मी यूज द shape options from here. Of course there must be shape options over here. I think it's over here. Well, yeah, it is shape over here. Let's see. Okay, well, good, I got it. Okay, and now I want to make it in, say, white, something like this. I am not getting it in white, but let's face it that this is egg. Okay, तुम इसको ब्रेक करते हो तो कुछ जिलेटिनस हल्का सेमी विस्कस टाइप का मटेरियल निकलता है, उसके अंदर में येलो होता है। उसको जब तुम पानी में डालते हो एक खास टेम्परेचर पे कुछ देर के लिए छोड़ देते हो तो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। और उसको जब तुम काटते हो तो बाहर में वो ये वाइट होता है और अंदर में येलो होता है, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके का होता है पार्ट।
और ये पार्ट जो है अंदर का वो येलो होता है। तुम्हें मालूम है कि जो येलो पार्ट है उसको तुम योक बोलते हो, और ये बेसिकली फैट होता है, ठीक है। और जो वाइट पार्ट है बेसिकली ये प्रोटीन होता है। मैंने कहा कि सच की आदत डालने से शुरू में थोड़ा सा तकलीफ होता है, बट फिर आदत बन जाती है, ठीक है। एक छोटा सा एनेक्डोट बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ अपने आप से कमिट किया था कि बच्चों को जब भी सवाल पूछे तो उनको सत्य के आसपास में बताना है एटलीस्ट। अगर वो पूछे कि सूरज दिन क्यों दिन होता है रात होता है, तो मैं बताऊंगा कि अर्थ के रोटेशन से होता है, ठीक है। मौसम बदलता है, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी ठंडा है, कभी गर्मी है, तो बताऊंगा कि कन्वेक्शन से होता है, एयर सर्कुलेशन से होता है, ओके। फिर वो अंडे के बारे में पूछे तो मैंने बताया केमिकल कंपोजिशन में। मैं हर चीज़ को इसी तरीके से बताता हूँ कि ये हो सकता है पॉलीसैकेराइड्स होगा, ये सेल्यूलोज होगा, ये प्रोटीन होगा, ये कार्बोहाइड्रेट होगा। तो दे न्यू कि दिस इज प्रोटीन एंड दिस इज फैट। सो वन टाइम माई किड्स आर ईटिंग एग विथ मी, तो मेरे बेटे के मुंह से वो येलो वाला गिर जाता है खाते खाते, तो बोलता है, ओ स्टार्ट हो जाता है कि बोलता है, पापा देखो फैट गिर गया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन माय वाइफ पॉइंटेड आउट, आई सेड कि अगर व्हाइट वाला गिर रहा होता तो पता क्या कहता कि पापा प्रोटीन गिर रहा है। सो दे न्यू द केमिकल कंपोजिशन, दैट इज इंटरेस्टिंग थिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जानो इस चीज को, और ये तुमको पूरा हक है जानने का। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो तुम्हारा अंडा लिए लिक्विड फॉर्म था और वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो गया, दिस इज कॉल्ड डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन। एक और वर्ड यूज करूंगा इसके लिए, डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन, या इसको ये भी बोलते हैं कि दिस इज कॉल्ड प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्ड कर रहे हैं यहां पे। देखो कैसे होंगे, प्रोटीन ऐसे होता है, ये प्रोटीन्स होते हैं, लॉन्ग चेन एमिनो एसिड्स, लॉन्ग चेन एमिनो एसिड। मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें सच जानना है, लॉन्ग चेन एमिनो एसिड्स। अब तुम इसको जब बॉयल किए, तो यहां बना रहा हूं मैं, माफ करना प्लीज, मेरे पास जगह नहीं है, या फिर मैं अगले पेज में बनाता हूँ, फिर ज़्यादा सही रहेगा। वेल, ये लॉन्ग चेन एमिनो एसिड्स जो है इस तरीके से अंडे वाला, इसको जब तुमने बॉयल किया, लेट्स मेक इट सिंपल। अब क्या होता है, बॉयल होने के बाद इनका फोल्डिंग हो जाता है, मतलब ये ज़्यादा जगह छींक रहे हैं, अब ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। हो सकता है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़े होंगे तो इस तरीके के प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बने हुए होंगे जो ये फोल्ड टाइप के होते हैं। चाहे मेडिकल जर्नल्स देखोगे तो उसमें मिलेंगे तुमको। इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हें जानने का पूरा हक है, तुम्हें जानना चाहिए ये होता ऐसा है, ओके। तो प्रोटीन फोल्डिंग का वो प्रॉब्लम है, ये केमिकल चेंजेस है। तो हैविंग एस्टेब्लिश्ड कि ये जानना जरूरी है कि ये केमिकल चेंजेस हैं और केमिकल प्रोसेसेस हैं, अब मैं आता हूँ, बात करता हूँ अपने लेक्चर पे, जो आज का लेक्चर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहला डेफिनेशन जो था वो ये भी कहता है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स की पढ़ाई होती है केमिस्ट्री में। ठीक है भैया, एटम्स और मॉलिक्यूल्स की पढ़ाई होती है केमिस्ट्री में, तो पहले ये तो जान ले कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो इस क्वेस्ट में आप मेरे साथ हो और बने रहो, हम लोग इस लेक्चर को और भी आगे ले जाएंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको अभी दे दूंगा क्योंकि ज़रूरी है इस चीज़ को जानना, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के आधार पर ना बता के आपको ऐसे बताता हूँ कुछ एग्जाम्पल से। मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से बच्चे ज़्यादा अच्छे समझते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी के बारे में तुम्हें मालूम होगा।
पीरियोडिक टेबल में कुछ 110 एलिमेंट्स हैं। बस मेरे साथ बने रहो, चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत ही जल्दी। उन एलिमेंट्स में कुछ का नाम मैं लिख रहा हूं, हाइड्रोजन, और उसको सिंबल H से दिखाते हैं। हीलियम, उसको सिंबल He से दिखाते हैं। लिथियम, सिंबल Li। Then we have beryllium, symbol Be. Then we have boron, symbol B, and then we have carbon, symbol Ka, C। मैंने ये सब लिखा इसलिए क्योंकि यही एटम्स हैं, और टेक्स्ट बुक में बहुत जगह अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा बहुत मिस्टेक्स हैं, और मैं वो मिस्टेक्स और वो गलती दोहराना नहीं चाहता अपने लेक्चर में, क्योंकि अभी इससे पहले मैं जस्ट देख रहा था कि टेक्स्ट बुक क्या लिख रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। जैसे टेक्स्ट बुक में जनरली H2 को एटम्स बताया है। H2 एटम नहीं है बेटा, दैट्स डाईहाइड्रोजन, दैट्स अ मॉलिक्यूल, बिग डिफरेंस। लेकिन दुख की बात यह है ना कि आज टेक्स्ट बुक भी गलत लिखा जा रहा है, और उसी गलत इन्फॉर्मेशन को प्रोपोगेट किया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है, तो गलत परंपरा बन गई है। और एक गलत को 25 साल तक पढ़ाते रहो तो वही सही हो जाता है, और लोग उसको सच मानने बैठते हैं। बट हम लोग को वो गलती नहीं करना है। ट्रू मामले में ये जो मैंने एलिमेंट्स यहाँ पे लिखाया है ये एटम्स हैं, ये ट्रू मामले में एटम्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो दो एटम हैं जिससे सृष्टि की संरचना हुई है, जो तुम्हारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा मौजूद है, वो है हाइड्रोजन और कार्बन। भैया यहीं से वर्ड आया है हाइड्रोकार्बन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टडी होता है। एलिमेंट, एटम, एलिमेंट, एटम, एक ही तरीके का एटम होगा, कलेक्शन को एलिमेंट बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटम का एक खास कैरेक्टरिस्टिक, खास प्रॉपर्टी होगा। अलग एलिमेंट लो हीलियम, उसके एटम्स का एक खास अलग प्रॉपर्टी होगा। ये हाइड्रोजन और हीलियम का प्रॉपर्टी आपस में अलग होगा, एटम की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसी तरीके से एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी आपस में अलग होगी। ओके, तो अब इन्वेस्टिगेशन होता है। भैया एटम तो हम समझ गए कि सर बोल रहे हो पीरियोडिक टेबल में 110 एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो एटम्स हैं, ठीक है। उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे बने हुए होते हैं। तो क्वेस्ट का अगला पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो 11th के चैप्टर का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, और वो आपको भी पढ़ना है, 8th में भी जानना है, 9th में भी जानना है, 10th में भी जानना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने लेक्चर्स को ऐसे डिजाइन करूंगा कि केमिस्ट्री को बेसिक से स्टार्ट करूं। दैट्स व्हाई दिस वाज अ फंडामेंटल बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर। ओके, इंजीनियर प्रभात आस्क्ड मी कि मैं क्या लिखूं। उसने शुरू में सही ही लिखा था कि फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, बट मैंने बाद में उसको चेंज करके कहा कि नहीं, ये 3rd चैप्टर है शायद 9th क्लास का। नेवरदलेस दिस शुड बी द फर्स्ट चैप्टर। अगर मैं एक कोर्स डिजाइन करता तो मैं इसे फर्स्ट चैप्टर में रखता। एनीवे, और मैं कैसे रखता, 8th में भी एटॉमिक स्ट्रक्चर रखता, 9th में भी रखता, 10th में भी रखता। कुछ कॉन्सेप्ट जो 8th में था उसके बाद एक्स्ट्रा पुलट 9th में करता, फिर 10th में करता। पढ़ाने का सही तरीका वो होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिलेबस वैसे डिजाइन नहीं होते। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पहले बता देते हो भाई, क्या जरूरत है, कैसे जानेगा बच्चा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विदाउट एटम्स के बारे में जाने हो गए, है ना। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू बेयर विद इट। एनीवे, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और बिलीव मी, ये सब हो जाने के बाद आपका सिलेबस भी इसमें इनकम्पास हो जाएगा। तो इस तरीके से एक बड़ा सेट है वेन डायग्राम का जो मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ मेरा रहेगा और तुम्हारा सिलेबस कुछ यहाँ पे होगा। सिलेबस के अलावा भी कुछ मिलेगा तुम्हें। ओके, गुड, वेल, ठीक है। अब हम आते हैं सर मॉलिक्यूल्स। गुड, सबसे अच्छा, सबसे पहला मॉलिक्यूल जो मुझे ध्यान में आता है वो है वाटर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके साथ।
केमिकल फार्मूला पूछ लेता आगा है बेगा, अच्छा केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, वाटर का फार्मूला बताओ, तो तुम्हें बोलना पड़ता है कि H2O होता है, फिर बोलता है कि इसका नहीं नाम बताओ, H2O से नहीं काम चलेगा, तुमको बोलना होता है कि क्या बोलना होता है, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। मैं किचन से ही सारा एग्जाम्पल बता दूंगा बेटा केमिस्ट्री का। दूसरा एग्जाम्पल, खाने वाला नमक, नमक हो टाटा का टाटा, किसी का भी नमक तुम खाओ बट आयोडाइज कहते हैं नमक या सॉल्ट। फॉर्मूला NaCl, सोडियम क्लोराइड। एक चीज देख रहे हो यहां पर दो या दो से ज्यादा, अभी तक दो ही लिखा है, अलग अलग एटम या एलिमेंट कॉम्बिनेशन में है। दो या दो से ज्यादा अलग अलग एटम या एलिमेंट कॉम्बिनेशन में है, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। या मॉलिक्यूल्स के, एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर इन कॉम्बिनेशन दे आर कॉल्ड कंपाउंड्स। वाटर एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। और एग्जांपल बताऊं तुम्हारे ही किचन से, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसे धराले से लिखते जाओ, क्योंकि मैं सारा इसका जो PDF है ना मैं भेजूंगा। इंजीनियर प्रभात who is along with me in this class, we are certain and we believe that students deserve the best। तो हम लोग सारे मटेरियल जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, वीडियो लेक्चर तो होगा ही, इसका PDF फाइल भी रहेगा, उसके अलावा हम लोग मटेरियल भी देंगे तुम्हें बनाने के लिए, प्रैक्टिस करवाएंगे तुमसे, बिलीव मी मजा आएगा। और उसके बाद तुम तो केमिस्ट्री सीख के निकलोगे, ये बात तो तय है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है, लिख लेंगे बगल में। सब कंपाउंड है। तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स जो है एटम का, डिफरेंट एटम्स का कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और जब एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में उनका लार्ज कलेक्शन जो होगा, लार्ज ग्रुप जो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। और एक एग्जांपल देख लो, अरे भैया कपड़ा धोने वाला वॉशिंग पाउडर Na2CO3, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। और सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो नोन एज खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। तो अगली बार मम्मी गुस्सा हो आपकी बदतमीजियों पे, बदमाशियों पे, और जैसे कि मदर्स डे पे पोस्ट लगाते हो, रिस्पेक्ट ममा, लव मदर, यू आर द बेस्ट मदर ऑफ द वर्ल्ड, आई एम लकी टू गेट यू, फ्रिज में पानी डालने के लिए बोलती हो तो भाग जाते होगे तुम लोग, उसके बाद बेलन चला के मारती होगी। तो उस समय बचने के लिए, रुको माँ मुझे पता है कि खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यू कैन इम्प्रेस हर, बट नेवरदलेस हम अपने लेक्चर को ऐसे ही स्पाइसी बनाते हैं और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की चर्चा पे जो हमने बात करा और जो हमने बताया अभी तक, वो ये था कि पीरियोडिक टेबल में जो 110 एलिमेंट्स दिखते हैं अलग अलग, वो डिफरेंट एलिमेंट्स जो है ना वो एटम्स के बने हुए होते हैं। और डिफरेंट एटम्स जब आपस में संयोजन करते हैं, मिलते हैं, तो मॉलिक्यूल्स बनता है। और उन मॉलिक्यूल्स के लार्ज कलेक्शन को कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अभी तक ये हुआ है। अब मैं यहां पे तुमको बता रहा हूं जो गलती पढ़ाया जा रहा है वो ये है कि कहीं कहीं मैंने देखा कि H2 को और O2 को भी एटम्स बता रहे हैं। एक बिग नो है भाई, ये एटम्स नहीं है, ये खुद मॉलिक्यूल्स है, दीज आर मॉलिक्यूल्स। इसको सही से पढ़ोगे ना तो दिस इज रेड एज
केमिकली, और कोई नहीं लिखता है सही, सिर्फ एनसीईआरटी का बुक लिखता है इसको सही से। दिस इज नोन एज डाइहाइड्रोजन, दिस इज नोन एज डाइऑक्सीजन। बहुत सारी रंगीन किताबें आ गई भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, है ना। एमटीजी है और क्या क्या, प्रदीप है, कॉम्प्रिहेंसिव है। वो क्लेम करते हैं कि हम ऐसे बना देते हैं, हम बच्चों को ऐसे बता देते हैं, लेकिन बहुत बड़ा झूठ होता है। बहुत लोग, हाँ सच्चाई है, अच्छी बात है, लिखी गई हुई है, प्रैक्टिस कराते हैं तुमको, एक जगह कंसाइज कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ठीक है। लेकिन सत्य अगर तुमको जानना है और बेस्ट मटेरियल चाहिए, जो सबसे अच्छे उम्दा साइंटिस्ट के कलेक्शन ने का रिसर्च किया हुआ होता है, तो इसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है भाई। और IIT जी में ना सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के इसे डालते हैं। जो बच्चा ढंग से एनसीईआरटी पढ़ ले, उसको नहीं चाहिए वो हेल्प बुक प्रदीप का, इतनी मोटी वाली, सॉरी हाँ इतनी मोटी वाली। नेवरदीलेस, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये गलती पढ़ाई जा रही है, गलत है ये। दीज आर मॉलिक्यूल्स, और हाँ ऑफ कोर्स इनके कॉम्बिनेशन के बाद हमें क्या मिलता है, हाँ भाई सही है, H2O। ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिकली इसको हाफ कर दोगे तो एंड दिस इज known as water, of course, and the chemical name will be कोई हाइड्रोजन डाइऑक्साइड भी तुमको शायद बोला होगा किसी समय में। सबसे बड़ा झूठ है जो पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, मत मानना। सत्य ये है कि दिस इज डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, ओके। और दिक्कत की बात है ना कि हम लोग इतने डरे समय से जनरेशन थे अपने समय में कि कोई भी कुछ भी बोलते तो डर जाते थे। क्योंकि दरअसल अगर शहरों में पढ़ते हो और गांव आते हो तो कोई भी तुमसे ये पूछ लेता था, अच्छा शहर से पढ़ के आए हो, बताओ। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, हमेशा गाड़ी पहले ही खुल गई थी, मैं स्टेशन पर देर से पहुंचता था और मैं वो ट्रांसलेशन सही से जानते हुए भी गलत बताता था, मजा आता था रिस्पॉन्स नोट करने में। लेकिन बहरहाल हमें करना क्या है कि हमें केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ना है, और ये मैं कमिटेड हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अगले क्लास में जब मैं मिलूंगा, मैं तुम्हें सच मामले में केमिकल कंपाउंड्स को बनाना सिखाऊंगा, उनकी बैलेंस के बारे में बताऊंगा, कैसे सोडियम Na2CO3 लिख दिया आपने, चाहे NaCO3 क्यों लिख दिया, ये कैसे होता है, ये इन्वेस्टिगेशन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे फोकस्ड एंड फॉलो आवर चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ यार, बताओ, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स डू इट। थैंक यू।